तो अगर आपने 3/4 पहन के ये बाइक ट्रैफिक में चला ली तो आपको दोबारा ये बाइक चलाने का मन नहीं करेगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट द बाइक, I know it's late, but it's never too late to ride a motorcycle for the first time. So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Pratik here and today I have with me RE Continental GT650. तो बाइक को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है, इनफैक्ट काफी साल हो चुके हैं। 21 में इसका BS6 वर्जन भी आया, 22 में भी कुछ चेंजेस के साथ में अगेन GT650 लॉन्च हुई। And today in this video we'll try to find out is it still worth your investment in 2022. So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Pratik here and today in this video we'll cover some practical points about RE Continental GT650. First thing, जैसा कि मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ with the looks of the bike. तो बैकड्रॉप बहुत ही अच्छा हो रहा है, पुणे में वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है and irrespective of the weather in the backdrop, the bike looks damn good from any angle. So second thing, if I talk about the riding position of the bike, तो सबसे पहले जब मैं बैठा इस बाइक पे तो जो फर्स्ट चीज मैंने नोटिस की कि बाइक की राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी कमिटेड है, थोड़ा सा आगे लीन होकर बैठना पड़ता है। एंड फॉर लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन राइडिंग GS, तो मेरे को थोड़ी सी एडवेंचर टूरर वाली पोजीशन की आदत है। उसके बाद मैंने जो पिछले कुछ वीडियोस भी बनाए थे वो सब भी मैंने टूरिंग बाइक के और ADV बाइक्स के बनाए थे, तो सब में आपका राइडिंग पोस्चर स्ट्रेट था एंड आप ऐसे बैठे होते हो। बट उस सब के बाद अचानक से जब मैं इस बाइक पर बैठा एंड थोड़ा सा लीन होना पड़ा तो मेरे को समझ में आया कि दिस बाइक विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू। तो राइडिंग पोजीशन से यूज्ड टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वन थिंग फॉर श्योर, जैसे ही आप बाइक लोगे और आप बाइक स्टार्ट करोगे ना, you will fall in love with the exhaust. तो एग्जॉस्ट नोट तो सुन लिया, लेट्स टॉक अबाउट द पावर स्पेसिफिकेशंस ऑन द बाइक। 47.3 bhp का इंजन है एंड 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, विच इज एक्चुअली ह्यूज। काफी साल हो चुके हैं पर स्टिल द पावर स्पेसिफिकेशंस रिमेन सेम इन 2022 एज वेल। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, दैट्स इट अबाउट इट। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। सो आई विल कवर हाउ वाज माय सिटी राइडिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज द हाईवे राइडिंग एक्सपीरियंस। ऑफ रोड्स पे मैं लेके नहीं गया बाइक को बहुत ज्यादा, बिकॉज पुणे रोड्स गेव मी इनफ ऑफ रोड एक्सपीरियंस। तो ये बाइक मैंने चलाई है करीब 5 दिन, 800 किलोमीटर्स, सिटी में भी और हाईवेज पर भी। एंड आई विल टेल यू, जब सिटी में आप ये बाइक राइड कर रहे होते हो तो जो 47.3 bhp का इंजन है उसकी पावर पता लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो रहा था कि सिटी ट्रैफिक में मैं फर्स्ट गियर में ही चल रहा था और मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि आई एम इन फर्स्ट गियर। नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंड गियर इज द मोस्ट कन्वीनियंट गियर टू राइड इन द सिटी, बट ऑन दिस बाइक 2 गियर में तो आप पूरा शहर नाप दोगे। तो फर्स्ट गियर में बहुत आराम से बाइक जाती है 0 की स्पीड से लेके 30-35 की स्पीड तक, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी चली जाती है, पर उससे ज्यादा ऑब्वियसली इंजन थोड़ा सा स्टेन हो जाता है तो आपको सेकंड गियर में चेंज करना पड़ता है। तो जहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां आप कन्वीनियंटली फर्स्ट गियर में राइड कर लोगे, डाउन शिफ्टिंग वाली तो बात ही नहीं आती है फर्स्ट गियर में। एंड जहां भी आपको थोड़ी बहुत खाली रोड दिखती है वहां पर आप सेकंड गियर में इसको 70-80 की स्पीड तक बहुत आराम से चला सकते हो। एंड उससे ज्यादा सिटी राइडिंग में जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस एंड अनटिल यू हैव ECT फ्लाईओवर, जहां पे आप शायद थर्ड गियर और फोर्थ गियर में इसकी स्पीड चेक कर पाओगे, पर वो सब चेक करेंगे हम हाईवे राइड एक्सपीरियंस में। उसके अलावा सिटी राइड में 1-2 पॉइंट्स और है। तो सिटी राइड में इज द बाइक कंफर्टेबल? मेरे पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट है। जब आप घर से सब्जी लेने जाते हो ना, उस टाइम पे अगर आपको मन कर रहा है कि आप अपनी बाइक लेके जाओ, नई बाइक लेके जाओ एंड हर बार लेके जाओ, तब फिर वो होता है कि सिटी राइड के लिए बाइक कंफर्टेबल है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं, एक्टिवा घड़ी है बगल में, वो लेके जाओ, दैट मीन्स द बाइक इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर सिटी राइड्स। तो लेट्स फाइंड इट आउट। मैंने इस बाइक को काफी ज्यादा चलाया पुणे सिटी के ट्रैफिक में, इनफैक्ट 24 किलोमीटर्स का कल मेरे को डिस्टेंस कवर करने में 2.5 घंटे लग गए थे पुणे में। तो दैट इज द काइंड ऑफ टेस्टिंग आई हैव डन एंड दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो एक चीज जो बोलूंगा मैं, जैसे मैंने बताया सिटी राइड में कि आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो, दैट ऑल इज वेरी कन्वीनियंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स अ लॉट इन सिटी राइडिंग इज बाइक इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। तो मैं बता देता हूं कि इसका जो इंजन है, जब आप बाइक पर बैठते हो तो दोनों तरफ से इंजन थोड़ा सा बल्ज आउट कर रहा होता है। एंड अगर आप ये बाइक शॉर्ट्स पहन के चला रहे हो या 3/4 पहन के चला रहे हो, जो कि नॉर्मली होता है अगर दूसरी गली में जाना है तो आप वैसे ही जा रहे होते हो, तो अगर आपने 3/4 पहने हुए हैं तो इंजन की जो हीट है वो डायरेक्टली आपके नीज पर आती है और थाइस पर आती है। सो दैट बिकम्स अ बिट अनकंफर्टेबल, जो कि मेरे को इस बाइक के साथ में लगा। जब भी मैं सिटी में चला रहा था तो अगर मैं जीन्स पहन के चला रहा हूँ देन इट इज स्टिल ओके, पर अगर मैं 3/4 में चला रहा था ये बाइक तो थोड़ा सा इंजन हीटिंग हो रही थी। एंड एट टाइम्स आई यूज्ड टू फील कि अगर इसके बगल में कोई एक्टिवा खड़ी होगी
तो मैं एक्टिवा ज्यादा प्रेफर करूंगा ले जाने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग GT 650। तो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द राइडिंग पोस्चर, जो मैंने बोला था कि मैं सिटी राइडिंग में ज्यादा कवर करूंगा इस पॉइंट को। तो अब सिटी में आप ट्रैफिक में चला रहे होते हो एंड योर पोजीशन इज लाइक दिस, गियर है वो थोड़ा सा पीछे आता है, हैंडल बार थोड़ा सा आगे है, टैंक काफी बड़ा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे करके बैठते हो। तो जब आप ब्रेक लगा रहे हो सिटी में या कुछ भी कर रहे हो तो एवरी टाइम यू लीन लाइक दिस, एंड आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यूज टू होने में, एंड इनिशियली थोड़ा बहुत आपको ऐसा भी लगेगा कि रिस्ट पेन हो रहा है या थोड़ा सा बाइक अनकंफर्टेबल लग रही है जब आप ज्यादा देर सिटी ट्रैफिक में इसको चलाते हो। तो एक चीज और जो बहुत ज्यादा मैटर करती है सिटी राइड्स में, हेडलाइट। तो जब आप रात को बाइक चला रहे होते हो तो हेडलाइट काफी अच्छी है, डिजाइन वाइज बहुत बढ़िया है, पर लाइट बहुत डिम है। तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी अंधेरी गली में चला रहे हो तो फिर भी ठीक लगेगा, एकदम डार्क है तो फिर भी ठीक लगेगा, 10 मीटर की टाइप्स विजिबिलिटी रहती है, पर सामने से अगर कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी कार आ रही है रात के टाइम पे, तो आपको रोड पे कुछ भी नहीं दिखेगा। पता नहीं क्यों ये बाइक कंपनीज लाइट इतनी धीमी देते हैं बाइक्स में। आपको अगर टूरिंग करनी है तो आपको लगवानी ही पड़ेंगी इसमें ऑक्स लाइट्स। इनफैक्ट सिटी राइडिंग के लिए भी आपको ऑक्स लाइट्स लगवानी ही पड़ेंगी, एंड ऑक्स लाइट्स भी इसमें लो बीम होगी सिटी राइड्स में, आप हाई बीम पे ऑक्स लाइट जला के नहीं चल सकते। तो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू consider before making the decision if you want to go for this bike. So next if I talk about the city ride mileage, तो ये बाइक पे मेरे को 2021 का माइलेज मिला सिटी में, which is good considering the engine capacity, पर वैसे पेट्रोल काफी महंगा है, उस हिसाब से माइलेज मेरे को थोड़ा सा कम लगा। तो सिटी राइड में that was my experience. Now let's talk about the highway ride experience. तो मैंने इस बाइक को करीब 300-400 किलोमीटर हाईवे पे चलाया, एंड फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स अ लॉट ऑन द हाईवे राइड्स इज द राइड कंफर्ट। तो मैं बहुत सारी लॉन्ग राइड्स करता हूँ, आई डू 700-800 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। तो उस पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप 2-2, 3-3 घंटे तक मैं विदाउट ब्रेक्स राइड करता हूँ। तो इस बाइक पर जो इसकी राइडिंग पोजीशन है, जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ी सी कमिटेड राइडिंग पोजीशन है। आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट हाउ इट इम्पैक्ट्स योर हाईवे राइड एक्सपीरियंस। 2 बार इसको हाईवेज पे एक्चुअली लेके गया, मुझे ऐसा लगा कि 1 या 1.5 घंटे के बाद मेरे को ना थोड़ा बहुत शोल्डर में हल्का सा पेन लग रहा था, क्योंकि आप पूरे टाइम बाइक यूं चला रहे हो। तो जो एडवेंचर टूरर बाइक्स वगैरह होती है उनकी राइडिंग पोजीशन ऐसे रहती है, तो आपकी रिस्ट पे या शोल्डर्स पे उतना प्रेशर नहीं आता है। बट ऑन दिस बाइक इट्स लिटिल बिट कमिटेड, एंड यहाँ पर मेरा टैंक बैग भी होता है, तो मैं ऐसे बैठा होता हूँ बाइक पे, एंड माई नेक इज लाइक दिस, क्योंकि मेरे को अगर रोड देखनी है तो मैं सामने देख रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर शोल्डर साइड में पेन लग रहा था, एंड थोड़ा बहुत रिस्ट में पेन लग रहा था। तो 1-1.5 घंटे तक तो ठीक था, बट 1-1.5 घंटे के बाद आई फेल्ट ए नीड केयर, नहीं यार अभी थोड़ा सा एक चाय ब्रेक लेना पड़ेगा, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट वील कंटिन्यू। सो इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग टूर्स ऑन दिस बाइक, तो आप मैक्सिमम इस बाइक को 1.5 से 2 घंटे चला पाओगे, एंड यू कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स। आफ्टर दैट यू नीड टू टेक अ ब्रेक। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्टेबल क्रूज स्पीड ऑफ द बाइक। कंफर्टेबल क्रूज स्पीड इस बाइक की है अराउंड 100 to 120 इन 6th गियर। द इंजन इज वेरी पावरफुल, 47.3 bhp का इंजन है। उसकी असली पावर पता लगती है हाईवे पे। एक्सीलरेशन इज डैम गुड, आप 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर रेव करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100, 110, 120, 130 तक बाइक बहुत कंफर्टेबली जाती रहती है, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट कंफर्टेबल क्रूज स्पीड इज जिस स्पीड पे आप बाइक को आराम से 1.5 से 2 घंटे चला सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस बाइक डज 100 to 120 वेरी कंफर्टेबली। जब आप 5th गियर में भी चला रहे हो, 6th गियर में भी चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरटेकिंग के लिए तो बहुत स्कोप है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड इज अराउंड 160-165 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि ऑब्वियसली मैंने टेस्ट नहीं की। इट डजंट मैटर दैट मच टू मी, कभी कभी फन के लिए ठीक है, तो यू कैन टेस्ट इट आउट, बट बाइक डज 100 to 120 comfortably, and on these speeds you can ride the bike for whole day. जब हाई स्पीड्स की बात कर रहे हैं, हाईवे क्रूजिंग की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन वाइब्रेशंस। 643 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है, एंड दिस इज द स्मूथेस्ट इंजन बाय आरी। देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस। एक बार तो मुझे ऐसा लगा था क्या मैं आरी की बाइक राइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पहली बार चला रहा था बाइक को। 5th गियर में, 6th गियर में 7,500 आरपीएम तक आपको कहीं कोई वाइब्रेशंस लगेंगी ही नहीं, एंड 7,500 आरपीएम तक बाइक इज इन कंफर्टेबल जोन। आराम से आप नेक्स्ट गियर शिफ्ट करो, देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस। फुट पैक से भी कोई वाइब्रेशंस नहीं है, टैंक से भी कोई वाइब्रेशंस नहीं है, आपको हैंडल बार से भी कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स द हाईवे राइड एक्सपीरियंस वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस बाइक। सो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द सीट, तो सीट हमको थोड़ी सी कुशन लगता है यहाँ पे जब इनिशियली रखते हैं तो, बट हाईवे राइड्स पे इसको थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन पे चलाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रही है। सीट है सॉफ्ट, कुशन लगता है, बट सीट थोड़ी सी मेरे को हार्ड लगी या अनकंफर्टेबल लगी। सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस बाइक यू विल हैव टू बाय एयर कुशन सीट्स, एंड द गुड पार्ट इज कि सीट हाइट थोड़ी कम है, तो अगर आप इस पे एयर जेल सीट्स भी लगा दोगे तो उसके बाद भी सीट हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, एंड इट विल इंप्रूव योर हाईवे राइड एक्सपीरियंस।
एंड इस वाले पॉइंट पे सब लोग मेरी हाइट पूछते हैं, तो माई हाइट इज 5'8" एंड अभी ऑन ए स्टॉक बाइक मेरे पैर बहुत आराम से पहुंच रहे हैं। सो इवन इफ यू आर 5'4", 5'5", 5'6", तो भी आप बहुत आराम से कंफर्टेबली ये बाइक चला सकते हो, बट टेस्ट राइड लेके देखना पहले ऑब्वियसली। एंड सीट लेंथ की अगर बात करें तो अच्छी खासी स्पेस है फॉर यू एज वेल एज योर पिलियन। तो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द टूरिंग एक्सेसरीज ऑन द बाइक, यहाँ पर जो ग्रैब रेल है ये हट के यहाँ पे आपकी टॉप रैक की प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे टॉप बॉक्स आ जाएगा, देयर विल बी गुड सपोर्ट फॉर पिलियन। एंड उसके अलावा सैडल बैग्स अगर आपको इस बाइक पे लगाने हैं तो यू विल हैव टू इंस्टॉल सैडल स्टेज, क्योंकि दोनों तरफ के एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड एग्जॉस्ट है, अपर साइड में आता है। यू विल हैव टू पुट स्मॉल सैडल बैग्स, क्योंकि सैडल स्टे के साथ में भी अगर आप बड़े सैडल बैग इस पे लगाओगे तो देयर माइट बी अ चांस कि आपका सैडल बैग यहाँ पर एग्जॉस्ट पे टच करे, और या फिर जो आप सैडल स्टे लगाओगे वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए जिससे कि आपका बैग एग्जॉस्ट के थोड़ा सा बाहर जाए। सो टूरिंग एक्सेसरीज काफी सारी अवेलेबल रहती हैं आर ई बाइक्स के लिए, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। एंड बाइक में टॉर्क और पावर अच्छा खासा है, तो आप आराम से लगेज लोड करके पिलियन के साथ में कंफर्टेबली लॉन्ग टूर्स इस बाइक पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस हाईवे माइलेज, तो इस बाइक का जो टैंक है दैट इज 13.7 लीटर्स, जिसमें से शायद 3.7 लीटर्स के अराउंड का इसका रिजर्व है। आई वॉज राइडिंग दिस बाइक कॉन्टिन्यूसली इन द कंफर्टेबल क्रूज रेंज ऑफ 100 to 110, 115 एंड उस पर मेरे को 22 to 24 का माइलेज मिला। एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ्यूल टैंक रेंज है वो हो जाती है अराउंड 250 किलोमीटर से 280 किलोमीटर्स। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि टैंक साइज काफी बड़ी लग रही है, तो टैंक थोड़ा सा बड़ा हो सकता था या फिर माइलेज थोड़ा सा ज्यादा होता तो आपको 300-350 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती। पर ठीक है, 250-280 किलोमीटर इज डिसेंट इनफ, क्योंकि ये बाइक मोस्टली है टूरिंग के लिए, और टूरिंग में कभी ऐसी सिचुएशन रेयरली ही आती है कि आपको 200 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप ना मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते ही तब है जब बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहां पे आपने 150 किलोमीटर कवर कर लिए हाईवे पर, उसका आपको जो भी फ्यूल पंप मिल रहा है उस पर रिफ्यूल इट। कुछ दबी नहीं दी यार। तो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द सस्पेंशन, तो सस्पेंशन काफी स्टिफ है, स्पेशली रियर सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो कुछ भी इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर हाईवे टूरिंग, क्योंकि जब आप हाई स्पीड्स पे जा रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन चाहिए होता है कि बाइक थोड़ी ग्राउंडेड रहे, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस टू गो बिट फास्टर। बट अगर आप इसको विलेज रोड्स वगैरह पे लेके जाओगे या फिर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होते हैं उन पे आपको जर्क पूरा फील होगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर ऑफ रोड्स और फॉर विलेज रोड्स। यूजुअली सिटी और हाईवे राइड के बाद मैं ऑफ रोड राइड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पर ऑफ रोड में मैंने इस बाइक को बहुत ज्यादा नहीं चलाया क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। और यू सी जो ऑफ रोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज द ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपको दिख रहा हो कि इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है, दैट इज 174 mm। एंड रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि जो R15 आती है, यामा R15 जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत लो सीटिंग वाली बाइक है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है 167 mm का, तो उससे बस 8 mm ही ज्यादा है। पर मैंने अपनी R15 पे भी सच पास स्पीति सब कुछ किया हुआ है, तो 174 mm वुड बी फाइन फॉर टूरिंग। अगर आप लद्दाख लेके जा रहे हो, स्पीति लेके जा रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगी। एंड वैसे भी अब तो लद्दाख, स्पीति वगैरह में भी हर जगह पर ऑलमोस्ट रोड्स बनी चुकी हैं, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यू कैन नॉट टेक दिस बाइक फॉर प्योर ऑफ रोड फन। वो आप जो बोल्डर्स वाली ऑफ रोड होती है वहां पर आप नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इज 174 mm, वहां पे आपको थोड़ा इंजन पे लगातार पत्थर वगैरह आके लगेंगे। But that's okay because this is not an off-road bike. So I think I covered all the points, and coming back to the question with which we started this video and what you guys are also here for, is it still good in 2022? To that I'll ask a question. Do you have any other bike under 4 lakhs which is so powerful, सारे check boxes tick करती है, and a twin cylinder engine with such a beautiful exhaust note? No, right? So if you can manage and live with the shortcomings I told about this bike, then you can definitely go for it. This is the best bike under 4 lakh segment. No second thoughts. आप जाके आराम से बाइक खरीद सकते हो. And if you are thinking what are the shortcomings, you missed that point. You need to go back and check it out. So let me know in comments if I covered all the practical points. I am thinking कि अभी से मैं थोड़ा सा रेगुलर ये practical points, no bullshit वाले review videos बनाया करूँगा. So don't forget to let me know in comments how did you find this video. So I'll see you in my next vlog, जो कि होगी most probably Zanskar की सीरीज. तो Zanskar जाएंगे BMW GS 310 लेके. So stay tuned for that. I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.